यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मेंटरशिप यहाँ पर जो डे नंबर यहाँ पर 19 है इसका, इसको देखेंगे और डेट यहाँ पर आज 19 नवंबर है। अभी कल कराने वाले थे 18 नवंबर को, लेकिन यहाँ पर जो कुछ इंटरनेट की प्रॉब्लम है इस वजह से नहीं हो पाया ये, ठीक है। तो आज 19 नवंबर है और यहाँ से इसका डे 19 में क्या क्या आपको करना है, राइट। देखते हैं इसको। पहला देखते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। साथ में एक बात और इसको साथ जोड़ते हैं कि जो हम अभी यूकेटी का जो टेस्ट चला रहे हैं प्रीलिम्स का 2026 के लिए, उसमें यहाँ पे इसी सब टॉपिक से निकाल के जो मेंस के हमारे टॉपिक हैं उसी सब टॉपिक को निकाल करके यहाँ पर क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं टोटल यहाँ पर 4 पेपर करा चुका हूँ, कल 5वां पेपर आने वाला है, वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का होगा, मतलब बोल सकते हो आधुनिक भारत का, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो यहाँ पर कुछ चीज़ें न्यूज़ में थी कभी उनको लेकर के, है ना, कोई चीज़ को, और यहाँ पर जो मेंस के टॉपिक है उससे यहाँ पर टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किए गए, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर चुका पेपर का, वो मेंस के टॉपिक से प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछने लगा है, ठीक है। तो वो सब मैं आपको यहाँ से कवर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ से देखो टॉपिक हिंदी इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, ठीक है। आपको यहाँ से क्या क्या पढ़ना है, राष्ट्रपति के बारे में पूरी चीज़ें खत्म करनी है, उपराष्ट्रपति का देखना है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो महान्यायवादी है वो, और साथ में मंत्रिपरिषद का विस्तार और उनकी सीमाएं, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने यहाँ से इसके कराए थे और कुछ टॉपिक यहाँ से और ऐड कर रहे हैं, जैसे कि उसके मेंस के कुछ टॉपिक जैसे प्रीलिम्स के पहले वाले कराए थे तो उसमें प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक इसमें ऐड किए थे, लेकिन यहाँ पर प्रीलिम्स के टॉपिक को ऐड नहीं किया है, ठीक है। ये सब आपके पूरे मेंस के टॉपिक है जितने भी हैं, यहाँ पर जो आप रीड करोगे ये सब टॉपिक दे रखे अंदर, ये सब आपके मेंस के टॉपिक हैं जो हमारा यहाँ से पॉलिटी होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद ये सब है। और कल हम लोग यहाँ पे देखेंगे गवर्नेंस का, जो अगला देखेंगे डे आएगा डे नंबर 20, वो गवर्नेंस करेगा पूरा, ठीक है। तो उसको देखेंगे और यहाँ पर ये जो मंत्रिपरिषद है उसको लेकर के यहाँ पर जितने भी अनुच्छेद वो न्यूज़ में थे उनको आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से इतनी कवर करनी है। उसके बाद देन आपको यहाँ से आंसर लिखना है, ठीक है। आंसर कैसे लिखना है, देखो टॉपिक हैं जो कैसे आपको पढ़ना है कि कौन कौन से कैसे कैसे यहाँ पर मदद कर सकते हैं आपको, तो सब आर्टिकल मैंने यहाँ पर दे दिए, ठीक है। सब आपको यहाँ से पढ़ने हैं इसके बारे में, ठीक है। आगे आते हैं अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। इसमें क्वेश्चन यहाँ से पहला होगा संघीय न्यायपालिका को लेकर के। संघीय न्यायपालिका जो है, जो संघीय न्यायपालिका जो होती है न्यायिक नियुक्ति और कॉलेजियम प्रणाली न्यायिक स्वतंत्रता कैसे सुनिश्चित करती है, उस पर यहाँ पर क्या न्यायिक जवाबदेही समझौता करती है, समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन ये। तो टोटल टाइप से आज यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको लिखने होंगे, ठीक है। वो टॉपिक आपको जो पहले कुछ बचे थे वो टॉपिक मैंने मिला के ऐड किए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सब नए होंगे यहाँ पर, राइट। जितने भी बार आप क्वेश्चन कराए जाएंगे सब क्वेश्चन आपको नए देखने को मिलेंगे। तो देखो टॉपिक आपको क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपको जो मैं ऊपर टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ क्या क्या पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, साथ में अपना आंसर लिखना है पढ़ के, राइट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। देखो इंट्रोडक्शन आप देंगे कि यहाँ पर जो बताएंगे कि यहाँ पर कॉलेजियम प्रणाली है उसको बताएंगे कॉलेजियम प्रणाली क्या होती है। ये न्यायाधीशों द्वारा न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो प्रणाली होती है, ठीक है, जिसका विकास 3 जजेस केसेस मतलब उसके माध्यम से हुआ था, राइट। मुख्य तर्क बता दोगे, मेन बॉडी मतलब इसी में एक मुख्य लाइन मेन लाइन बता दोगे इसमें कि संक्षेप में, जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका के हस्तक्षेप में न्यायपालिका को बचाना और जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है, ऐसे करके आप इसमें करीब 2 लाइन नहीं होगा, 1 लाइन ऊपर आपको जाएगी। तो 3 लाइन में आपको ये इंट्रोडक्शन कवर करना है, ठीक है। और आंसर जो आपका है ये 150 वर्ड में जाएगा। आपने इंट्रोडक्शन कवर किया। सेकंड वर्ड आती है मेन बॉडी की। मेन बॉडी में आपको क्या लिखना है, मेन बॉडी में लिखना है यहाँ पर क्या बोला है, ये बोला है न्यायिक स्वतंत्रता का पक्ष बोला है ना, कि यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता है उसको पक्ष यहाँ पर क्या सुनिश्चित करती है उसके पक्ष में आप बताओगे क्या है। जैसे कि बता सकते हो यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता में कि कार्यकारी अतिक्रमण का अभाव है इसमें, राइट। जैसे कि सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीति दबाव से मुक्त रहे, राइट। और इसकी संवैधानिक आवश्यकता है कि यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोला है कि जवाबदेही में समझौता, जवाबदेही से जो समझौता होगा ये पूछा है, न्यायिक जवाबदेही से क्या समझौता होगा, तो आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो 2-3 पॉइंट, जैसे कि अस्पष्टता पारदर्शिता, चयन प्रक्रिया पारदर्शिता का अभाव होता है जिसके कारण भाई भतीजावाद का आरोप लगते रहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे और दोगे, जैसे कि स्वचयन मतलब जैसे कि यहाँ पर न्यायपालिका है ये इसको स्वयं चुनने की अनुमति देता है जिससे जनता को प्रति उसकी जवाबदेही कम हो जाती है, राइट। एक पॉइंट और ऐड करोगे यहाँ पर, जैसे कि न्यायिक जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसके संदर्भ में बताओगे कि यहाँ पर ये जो सरकार है उसने एनजेसी के माध्यम से जवाबदेही लाने के लिए कोशिश की थी, लेकिन इसे मूल संरचना के विरुद्ध कहकर रद्द कर दिया गया था। तो इस टाइप से आप अपने जो टॉपिक है इसको कवर करोगे,
जो क्वेश्चन है इसको, ठीक है, मेन बॉडी को। मेन बॉडी करीब मैंने 5 से 6 पॉइंट बताया, बाकी अपने आप से आपको पढ़ के टॉपिक को लिखना है, ठीक है। आगे इंट्रोडक्शन हो गया पहली बात, सेकंड बात आपका मेन बॉडी हो गई। अब तीसरी बात जो आएगी आपकी निष्कर्ष में आएगी, ठीक है। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है? निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि जो कॉलेजियम है ये प्रणाली को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय इसे और अधिक पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। जैसे जैसे चयन मानदंडों को सार्वजनिक करना होता है, यह बता दोगे। एक पॉइंट और लिख सकते हो इसमें कि जैसे कि यहाँ पर न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों लोकतंत्र की सफलता के लिए अनिवार्य होते हैं। निष्कर्ष आपको 2 लाइन से 2.5 लाइन से ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, निष्कर्ष 2.5 लाइन से और 3 लाइन से ऊपर आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे मार्क्स आपके बढ़ेंगे नहीं, अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो मार्क्स कट होंगे, बढ़ते नहीं मार्क्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन ज़्यादा लिखने में, ना ही मेन बॉडी ज़्यादा लिखने में। वो सिर्फ आप सिलेक्टेड पॉइंट की पॉइंट आप लोगों को बताओगे चीज़ें क्या क्या कर रहा है तो आप मार्क्स मिलेंगे आपको, वरना नहीं, ठीक है। तो वो टॉपिक आपको आज कवर करने और साथ में ये आंसर एक लिखना है, ठीक है। दूसरा आंसर देखते हैं। आज मैंने टॉपिक पहले वाले भी थोड़ा समराइज करके दिए क्योंकि बहुत लोगों का पीछे का छूट गया, तो लर्न करने के लिए मैंने कहा वो लर्न भी कर सकते हो और सिर्फ नए आंसर आप आज इनसे लिख सकते हो, ठीक है। कल से आपके और से पूरे नए टॉपिक होंगे, वो सब आपको देखने को मिलेंगे, राइट। आगे यहाँ पर आगे क्या है? सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी में इंग्लिश दोनों में दे रखा है, ठीक है। 150 वर्ड ABI। इसमें बोले नई सक्रियता ने सरकार के तीनों अंगों के बीच शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को किस हद तक प्रभावित किया है, बताना है आपको, उदाहरण के साथ चर्चा करनी है, ठीक है। क्या करोगे? इंट्रोडक्शन कैसे दोगे आप? प्रस्तावना कैसे बताओगे? परिचय कैसे दोगे? प्रस्तावना या परिचय जो आप दोगे उसमें बताओगे कि न्यायिक सक्रियता को क्या होती है, इसको बताओगे। जैसे कि जब हमारी न्यायपालिका है इसमें विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में कदम रखती है ताकि नागरिकों के अधिकार की रक्षा हो सके, राइट। इसका उद्भव जनहित याचिका के माध्यम से हुआ है जिसका उद्देश्य न्याय तक पहुंच बढ़ाना होता है। ये आप इंट्रोडक्शन में कर दोगे, काफ़ी अच्छी चीज़। यहाँ पर आपको कम से कम 2 नंबर यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मिल जाएंगे, इतना आप अगर लिखोगे तो, ठीक है। उसके बाद है मेन बॉडी। मेन बॉडी में क्या लिखना है? मेन बॉडी में जो है शक्ति के जो पृथक्करण है उसमें सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ेंगे। यहाँ पर पूछा है ना कि शक्ति के जो यहाँ पर पृथक्करण है इसमें बीच शक्तियों के बीच जो पृथक्करण सिद्धांत क्या होंगे, तो आप लिखोगे हेडिंग डाल के कि शक्तियों के पृथक्करण के सकारात्मक प्रभाव, पॉइंट बना के लिख लो, है ना। क्या पॉइंट लिखोगे? जैसे कि आप लिखोगे कि निष्क्रियता को भंग करना जब कार्यपालिका या विधायिका अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहती है, जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण में, ठीक है। और नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, इसमें आप डाल दोगे कि जैसे कि वंचित अधिकारों को सुनिश्चित करना, ठीक है। आगे आप यहाँ पे पॉइंट, अब आगे भी पॉइंट जोड़ सकते हो, मैंने 2 पॉइंट इस पे बताए, आप 1-2 पॉइंट और अपने जोड़ सकते हो उसके, ठीक है। अगली हेडिंग में आप लिखोगे कि जो शक्ति है उसके पृथक्करण पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े थे, है ना। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव इस पर बताओगे, राइट। तो उसमें क्या लिखोगे? इसमें आप लिखोगे कि न्यायिक अतिक्रमण में जब न्यायपालिका नीति निर्माण के क्षेत्र को या उसके क्षेत्र में उतर जाती है, जैसे सड़कों पर, शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, क्रिकेट के बोर्ड में सुधार, तो इसको लेकर के यहाँ पर, ठीक है, ये बताओगे। सेकंड बात बताओगे कि यहाँ पर जो उत्तरदायित्व के क्या महत्व होगा या उत्तरदायित्व का क्या ह्रास हो सकता है, जिससे बताओगे कि न्यायाधीश है जो उसके नीतिगत फैसले लेते हैं लेकिन वे जनता के प्रति राजनीतिक रूप से जवाबदेह नहीं होते हैं, यह बताओगे, ठीक है। उसके बाद आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो, जैसे कि किसी एक प्रमुख न्यायिक सक्रियता के मामले में उल्लेख कर सकते हैं जिसने यहाँ पर नीतिगत निर्णय को प्रभावित किया हो, यह पॉइंट बता सकते हो, राइट। और यहाँ पर एक पॉइंट और लिखना है आपको, जो संवैधानिक सीमा है ये बताना है कि भारतीय संविधान शक्तियों के कठोर पृथक्करण के बजाय नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए टकराव अपरिहार्य होगा, ठीक है। इतना मेन बॉडी बताओगे। कुछ पॉइंट अपने भी ऐड कर सकते हो मेन बॉडी में। इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड नहीं करना है, कंक्लूजन या निष्कर्ष में कुछ ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको मेन बॉडी में 2 से 3-4 पॉइंट ऐड करने, मतलब 3-4 लाइन, है ना, वो सिलेक्टेड होनी चाहिए जो ऐड करोगे। बाकी तो मैं आपको पूरा करा दे रहा हूँ आंसर कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष में आपको लिख रहा है, जो निष्कर्ष रहेगा इसमें बताओगे आप कि न्यायिक सक्रियता एक दोहरी तलवार है, ये सामाजिक न्याय के लिए आवश्यक है लेकिन न्यायिक संयम बनाए रखना अनिवार्य है ताकि ये न्यायिक अतिक्रमण में न बदल जाए। इतना आप लिखोगे, ठीक है। एक बार अगर चाहते हो तो एक पॉइंट और लिख सकते हो इसी में, ये भी लिख सकते हो कि न्यायपालिका को अपनी भूमिका कानून का निर्माण करने वाले के बजाय कानून की व्यवस्था करने वालों तक सीमित रखनी चाहिए। इन दोनों में कोई एक चीज़ लिखोगे, आप दोनों चीज़ नहीं लिखोगे, ठीक है, क्योंकि अगर इस टाइप में अगर आपको दूसरा आंसर लिखने को आता है तो उसमें आप निष्कर्ष अपना ऐड कर सकते हो, राइट। तो न्यायिक सक्रियता को लेकर के आप अपनी कोई एक कॉपी बना लो, तो इसमें लिख लो न्यायिक सक्रियता को लेकर निष्कर्ष 2 ये हैं, अच्छे से इनको याद कर सकते हो और लिख भी सकते हो याद करके। काफ़ी टाइम अगर आंसर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो अपने आप ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी, राइट।
आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश में। मूल संरचना सिद्धांत भारतीय संवैधानिक कानून में संसद की शक्ति का सबसे बड़ा न्यायिक अवरोध होगा। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है और इसके विकास में सीमाओं का प्रकाश डालना है सीमा पर। ठीक है, देखते हैं इसको क्या लिखेंगे इसमें। इसमें लिखना है, पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आप कैसे लिखोगे? इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि जो मूल संरचना है, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है, उस मामले का उल्लेख करते हुए बता दोगे मूल संरचना सिद्धांत को परिभाषित करोगे क्या है। ठीक है, उसके बाद इसका थोड़ा सा महत्व बता दोगे। इस सिर्फ महत्व में एक लाइन आपको बताना है, पूरा लिखते नहीं चले जाना है। आपने वो केस का मतलब बात कर देंगे, जिक्र कर देंगे, वो केस के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, 2 लाइन कि इस केस में ये है। तीसरी लाइन आप बता सकते हो महत्व को लेकर के कि ये सिद्धांत संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पर भी सीमा लगा सकती है। ठीक है, इतना। और यह भी लिख सकते हो कि यह सुनिश्चित करता है कि संविधान का मूल चरित्र अपरिवर्तित रहे। ठीक है, सिलेक्टेड बात रखनी है। सिलेक्टेड, अगर आप सिलेक्टेड बात रखते हो 3 से 4 अगर लाइन हो जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फालतू की बात आपको अगर रखनी है तो 2 लाइन में आप इतना बता दो। ठीक है, उससे ऊपर आपको नहीं बताना है। आप सोचेंगे फालतू बातें इंट्रोडक्शन भरता हूँ तो आपको मार्क्स कितना मिलेगा पता है? इंट्रोडक्शन अगर आपका खराब होगा तो मार्क्स आपको मिलेगा, मैक्सिमम मार्क्स 4 मिलेगा 150 वर्ड में, उससे ऊपर नहीं मिलेगा। यहाँ पे 250 वर्ड गए तो आपको 5-6 मार्क्स मिल जाएगा अगर इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष आपका बहुत अच्छा है तो। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनसे ही चीज़ें सीख जाता है। जैसे मान लो इंट्रोडक्शन मैंने आपने लिखा 2-3 लाइन में अच्छी चीज़ें सिलेक्ट कर दी कि हाँ ये, हाँ उसने पूरे मन की बात कर दी, जो लिखा जो होना चाहिए था, है ना। भले अपने अंदर कुछ भी लिखा हो, उतना कोई ध्यान अंदर नहीं देता है, राइट। और अगर निष्कर्ष आप लिखोगे, निष्कर्ष में जैसे कि आपने अच्छा लिख दिया कि हाँ जो मैंने आपको बताया निष्कर्ष, कि उस टाइप में निष्कर्ष अगर आपने लिखा तो ये देखेगा और निष्कर्ष देखेगा हाँ इससे बीच की बात बिल्कुल सही लिखी होगी। क्योंकि अगर आपने निष्कर्ष और इंट्रोडक्शन अच्छा लिख दिया है तो इसका मतलब कोई कहानी पता है बीच की, तभी इतना अच्छा निष्कर्ष आप लिख सकते हो, वरना इतना अच्छा निष्कर्ष आप नहीं लिख पाओगे, इससे और है। ठीक है, तो कोशिश करना है इंट्रोडक्शन आपका सिलेक्टेड और जो निष्कर्ष वो भी आपका सिलेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन यहाँ पर हमारा पूरा हुआ। आप बताओगे मूल संरचना सिद्धांत, दोनों का जिक्र करोगे केस का, दोनों का नहीं मतलब जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य इसका। ठीक है, मेन बॉडी में क्या लिखेंगे? मेन बॉडी में आपको लिखना है कि यहाँ पे बोला है सबसे बड़ा न्यायिक अवरोध है ना, ऐसा करके बोला है। तो क्या लिखोगे इसमें? सबसे बड़ा न्यायिक अवरोध, इसको लेकर के आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे आप इसमें। हाँ लिख सकते हो, हेडिंग ये भी डाल सकते हो कि यहाँ पर जो संवैधानिक कानून में संसद की शक्ति पर सबसे बड़ा न्यायिक अवरोध है, हेडिंग कर दो। उसके बाद पॉइंट 1, 2, 3 ऐसे करके पॉइंट लिख सकते हो 3। क्या लिखोगे पॉइंट में? पॉइंट में आप लिखोगे कि असीमित शक्ति पर अंकुश लगाना। इससे क्या संसद को संविधान में अपनी इच्छा अनुसार फिर से लिखने से रोका जा सकता है। ठीक है, और लोकतंत्र की जो रक्षा है, सेकंड पॉइंट में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जो हमारी धर्मनिरपेक्षता, संघवाद है, न्यायिक स्वतंत्रता है, जैसे आवश्यक तत्वों की रक्षा करनी है जिन्हें हटाए जाने का खतरा था। ये तीसरा पॉइंट आप लिखोगे इसमें। ये बता दो कि उदाहरण के तौर पर कि जो 39वें और 42वें संविधान संशोधन के बाद न्यायिक समीक्षा को बहाल करने का बात बता देंगे। आप एक कोई एग्जाम्पल दे देंगे, है ना, जो 39वें और 42वें संविधान संशोधन को लेकर कोई एग्जाम्पल दे दोगे आप यहाँ पर। तो ये चीज़ आपकी यहाँ से मेन बॉडी में जो संविधान के कानून में शक्ति पर न्यायिक अवरोध था ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि यहाँ पर इनके विकास और सीमाओं पर प्रकाश डालना है। इनके विकास क्या होंगे? ठीक है, आप लिखोगे इनके विकास क्या है। विकास को लेकर के 3 पॉइंट डाल दो, 4 पॉइंट। विकास में आप लिखोगे कि शंकरी प्रसाद केस, गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, ये सीरियल से आप तीनों केसेस बताओगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं तीनों केस, आपको पूरा लेंथी नहीं बताना है, इनके बारे में आपको समझना है पहले क्या केसेस हैं, वो समझ के आपको लिखना है। वही कि आपने कॉपी देखा और उतार दिया, वो केस समझो क्या बोला है, वो चीज़ समझ के बाद यहाँ पर उतारना है, समझ के आपको लिखनी है। ठीक है, ये कहने का मतलब है 3 केसेस आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद अगले लाइन से लिखना है आपको, ये कैसे संसद की संप्रभुता और संविधान की जो संप्रभुता है उसके बीच कैसे संतुलन स्थापित करती है, ये पॉइंट आप बताओगे। ठीक है, तो आपका विकास वाला बात पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा? सीमाओं पर प्रकाश डालना है। आप क्या लिखोगे? हेडिंग सीमा, इसकी सीमाएं व आलोचना, ऐसे करके लिख दोगे, सीमाएं और आलोचना ऐसे करके पॉइंट आप बना दोगे। इस पॉइंट में लिखोगे नीचे वाले में अस्पष्टता जो है मूल संरचना का क्या है, इसकी कोई निश्चित सूची नहीं है, राइट। यह न्यायाधीशों द्वारा समय समय पर परिभाषित किया जाता है। ठीक, न्यायिक अस्पष्टता इसको बोलते हैं, ऐसा करके लिखोगे। सेकंड पॉइंट इसी में लिखोगे सीमाएं और जो आलोचना, इसमें लोकतांत्रिक जो कमी है ये न्यायिक शक्ति को बढ़ाता है, जो अंततः निर्वाचित प्रतिनिधि संसद की शक्ति को कम कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप यहाँ से ऐड करोगे इसमें। ठीक है, उसके बाद अपना निष्कर्ष लिखोगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है
मूल संरचना सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र के लिए एक जीवन रेखा है। भले ही ये अस्पष्ट हो, इसे भारत के संवैधानिक लोकाचार को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये लिखोगे कि भविष्य में न्यायपालिका को इस सिद्धांत का उपयोग करते रहना, अत्यधिक सावधानी से संयम बरतना चाहिए और ताकि संस्थागत टकराव से बचा जा सके। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर पूरा होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। यहाँ पर देखो सबके वर्ड, आप भी क्वेश्चन अगर लिखते हो तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ऊपर का स्पेस इतना छोड़ दो, वरना मैं कुछ टाइम्स के बाद लोगों की कॉपी चेक करना बंद कर दूंगा। जैसे कॉपी भेजोगे मैं क्रॉस करके कॉपी रिटर्न कर दूंगा, दोबारा भी भेजोगे तो भी चेक नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं इतनी बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप आंसर लिखते हो तो ऊपर का इतना पेज छोड़ दो। बहुत लोग क्या करते हैं, इतना आंसर लिखा, ठीक है, उसके बाद अगर इतने में उनका इतना लिखा है आधा पेज, ये एक पेज हो गया, उतना अगर आधा पेज लिखा है तो क्या करते हैं, उतना कट करके उसमें ऐड कर देते हैं। वो ये चीज़ नहीं करनी है। अगर आप भले चलो ठीक है, कोई कोचिंग क्लासेस आपने नहीं ज्वाइन की कभी, ठीक है, मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ तो सीखते चलो वो चीज़, क्यों गलती करना है। मैं हमेशा सिखाता हूँ, आप लोग सीखना चाहते नहीं हो। ठीक है, जो आधा पेज है उसको आधा कट करके नहीं भेजना है, पूरा पेज स्कैन करके भेजो उसको। ठीक है, ये छोटी छोटी गलती जो है इसको सीखो, राइट। तो ये सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और यहाँ पर जो इतना स्पेस मैं दिला रहा हूँ, यहाँ पे आपका नाम, सभी का नाम यहाँ पे होना चाहिए जो नेक्स्ट कॉपी मेरे पास आएगी। ठीक है, वरना मैं कॉपी ऐसे ही आपको रिटर्न कर दूंगा वो। ठीक है, आपका नाम, यहाँ पर मेंटरशिप डे कौन सा है और डेट क्या है आपकी। ठीक है, तो करीब 3 से 4 चीज़ें आपको यहाँ से लिखना है, और यहाँ पर कितने वर्ड का ये जरूर लिखना है। ठीक है, तो इतना चीज़ें करोगे तो भी आपका आंसर चेक होगा, वरना आंसर चेक नहीं होगा, क्योंकि आप आंसर यूपीएससी का लिख रहे हो, यहाँ पर कोई MA BA का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो। तो ये सब चीज़ें आपको सोच के चलना है कि मुझे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, अपना नाम कुछ भी डालते हैं। एक ने अपना नाम डाला था क्या, टारगेट करके डाला था। ठीक है, एक ने अपना नाम डाला था 2025, तो वो सबकी कॉपी मैंने वैसे ही रिटर्न कर दी है, 2026 लिख करके रिटर्न कर दी मैंने। ठीक है, क्योंकि अगर इतनी चीज़ नहीं समझ सकते हो तो यूपीएससी के आंसर लिखना कोई बात आम बात नहीं है। ठीक है, कि आप सोचो हाँ उठाओ और लिख डालो, पहले आप वैसे बनो, उसके बाद आप यहाँ पे आंसर लिखो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इतना थोड़ा सा टाइम आपका ले लिया मैंने। क्वेश्चन 4 है, हिंदी में क्वेश्चन है और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, और 250 वर्ड में। मैं इसी वजह से देखो यहाँ पर वो वर्ड लिख देता हूँ, कितने वर्ड का, 250 की। मैं बताने में कम से कम भूल जाता हूँ, तो आप लोग को यहाँ पर दिख जाए चीज़ें। ठीक है, शायद मुझे नहीं बताने में याद रहता है कि कभी 250 वर्ड का है या 150 वर्ड का, तो यहाँ पर लिखा रहेगा तो आप समझ जाओगे देख के। वैसे ही आपको थोड़ी बताना होता है, आपको भी ऐसे ही लिखना होता है कॉपी में, राइट। देखते हैं, क्या न्यायाधिकरण जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उसका उदय उच्च न्यायालय पर बोझ कम करने में सफल रहता है। न्यायाधिकरण के संवैधानिक आधार और संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं इसको। इंट्रोडक्शन में क्या रहना है, इंट्रोडक्शन में आप रहेगा आपका कि जो परिचय बताएंगे, न्यायाधिकरण को परिभाषित करेंगे कि अर्धन्यायिक निकाय जो विशेष क्षेत्र में संबंधित है, विवादों को हल करते हैं। ठीक है, और संवैधानिक आधार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण और 323B में अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण जोड़ा गया है। आप इंट्रोडक्शन में ये बात बतानी है। ठीक है, मुख्य भाग मेन बॉडी में क्या रहेगा, मेन बॉडी में रहेगा बोझ को कम करने के सफलता के विकास को लेकर यहाँ पूछा है इसने, कि सफलता और विफलता दोनों के बारे में पूछा है ना। ये क्या होगी, सफलता होगी, क्या इसकी विफलता होगी, क्यों सफल है और क्यों असफल होगा, इसको लेकर आप बताओगे। सफलता को लेकर कि यहाँ पर जो प्रशासनिक और विशेषज्ञता वाले मामले में, जैसे NGT पर्यावरण में त्वरित और लागत प्रभावी समाधान का प्रदान करना चाहिए। विफलता में क्या बताओगे आप, विफलता बताओगे कि जो फेलियर होता है विफलता, ठीक है, इसको बोलोगे कि अपीलों के कारण ये मामले अंततः उच्च न्यायालय तक पहुंचते हैं और कई न्यायाधिकरणों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, खाली पद, विलंब होते हैं, जिससे क्या होता है उनका उद्देश्य विफल हो जाता है। ये चीज़ आपको ऐसा बताना है। ठीक है, अगले में संवैधानिक आधार, जो पे संवैधानिक आधार पूछा है, क्या इसका संवैधानिक आधार होगा। ठीक है, संवैधानिक आधार के बारे में आप लिखोगे, हेडिंग डालोगे संवैधानिक आधार और यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे, जैसे कि आर्टिकल 323A और 323B, जिसमें से 323A केवल लोक सेवा मामले में संबंधित है, जबकि 323B अन्य क्षेत्रों जैसे कि कराधान, किराया आदि से संबंधित है। आप थोड़ा सा डीप में बता दोगे 323A को और 323B को। ठीक है, आगे चंद्र कुमार जो निर्णय था, इसी में लिखना है आपको, चंद्र कुमार निर्णय 1997 वाला, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि जो न्यायाधिकरण है उसके फैसले की सीधी न्यायिक समीक्षा उच्च न्यायालय में की जा सकेगी, और जिससे यहाँ पर बोझ कम करने का मुख्य उद्देश्य प्रभावित हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप बताओगे इसमें। उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद यहाँ पर संरचनात्मक चुनौतियाँ पूछी हैं। क्या संरचनात्मक चुनौतियाँ हैं, हेडिंग डालोगे संरचनात्मक चुनौतियाँ, तो 2 से 3 पॉइंट आप लिखोगे। पहला पॉइंट,
इसमें लिखोगे पहले पॉइंट में कि न्यायिक स्वतंत्रता का अभाव जो होता है ये अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उसकी नियुक्ति के कार्यपालिका का प्रस्तुत जो प्रभुत्व होता है वो दिखाई देता है। सेकंड बात में लिखोगे कि यहाँ पर जो विशेषज्ञता बनाम न्यायपालिका, ये गैर न्यायिक सदस्यों की संख्या अधिक होना और कानूनी विशेषज्ञता की कमी करना। ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखोगे यहाँ पर धन की कमी और स्वायत्तता का अभाव होना। तो 3 पॉइंट इसके भी आप दिखा दोगे। ठीक है। निष्कर्ष में क्या लिखोगे? निष्कर्ष में लिखना है, इसमें बताओगे कि न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय को बोझ कम करने की बड़ी क्षमता होती है, लेकिन ये अपनी संरचनात्मक और कार्यात्मक कमियों के कारण संघर्ष कर रहे होते हैं। राइट। सुधार का सुझाव भी दे दोगे, क्या यहाँ पर इसमें सुधार कर सकते हैं, इसमें बता सकते हो कि यहाँ पर जो आवश्यकता है कि यहाँ पर जैसे जैसे उनकी स्वतंत्रता स्वायत्तता सुनिश्चित करना और सदस्यों की नियुक्ति में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है या उनकी भूमिका को मजबूत करती है, ऐसे करके बता दोगे और आपका निष्कर्ष पूरा होगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन आज आपको यहाँ से कवर करने, पीडीएफ में टेलीग्राम में डाल दूंगा या स्क्रीनशॉट कर सकते हो उनका, क्वेश्चन का लिख सकते हो अपना टाइम से। ठीक है। मैं पीडीएफ भी दे दूंगा इसका और आंसर को टाइम से लिखना है। देखो यहाँ पर आंसर थोड़ा सा जो चेक करने में डिले हो रहा है, तो आपको इसका टेंशन नहीं लेना है, डिले हो रहा है आंसर तो आपको जैसे चेक होगा आपको यहाँ पे मिलता रहेगा, बस अपना जो आपको काम है वो करते रहना है, कैसे चीज़ें आपको क्या क्या आ रहा है उसके हिसाब से आपको करते रहना। आंसर आपको 2 से 3 दिन में मैं पूरे सबकी कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की। ठीक है। अभी टेस्ट सीरीज जो है यूकेटी का वो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं डिले हो रहा है, उसमें लगा हुआ मैं, तो आप लोग भेजते रहो, मैं आपको यहाँ से कवर कर दूँगा। ठीक है। चेक करके आपका रिटर्न भी हो जाएगा वो। और यूकेटी का जो टेस्ट है वो भी देख सकते हो, टेस्ट 4 पूरे हो गए, 5वां टेस्ट आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कल मॉर्निंग में आने वाला है और सब अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है। कहीं किसी का कोई टेस्ट से कॉपी नहीं कि हाँ यहाँ से इनका क्वेश्चन उठा के यहाँ रखा हो, यहाँ से उठा के यहाँ नहीं, एक एक टॉपिक एक एक मतलब जो उसके इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है 26 में उसको लेकर के बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। राइट। मार्केट में भी अवेलेबल है, मार्केट से भी परचेस कर सकते हो। ठीक है। एंड करते हैं इसको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।